टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो एसटेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सबका मोस्ट वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़। क्या कहता है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है कर्व की। तो हम देखते हैं कि वो कर्व क्या बनता है और उसकी इक्वेशन क्या आती है। तो यहाँ से निकालो dy/dx, सिंप्लीफाई करके फिर उसका इंटीग्रेशन करके एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर लास्ट में हम y की जगह 0 पुट कर देंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। वेरिएबल सेपरेबल मेथड करेंगे, मतलब dx वाले अलग dy वाले हम अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + y² dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा xy dy। ठीक है, तो यहाँ पे dx है तो इधर ले आऊँगी मैं, ये 1/x dx इज इक्वल टू y/1 + y² dy। इंटीग्रेशन हम कर देंगे। उसके बाद देखिए 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log x, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log 1 + y² और प्लस में मैंने लिख दिया log c। ठीक है, अब इस 2 को मैं इधर लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 log x इज इक्वल टू log ऑफ 1 + y² प्लस में log c, और ये हो जाएगा log x², ये हो जाएगा log c इंटू में 1 + y², क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। लास्ट अब क्या पुट करना है, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो c की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल ले लो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू c इंटू 1 + y²। y की जगह 0 पुट करो तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² इज इक्वल टू 1 + y²। तो x² - y² इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है ना, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन क्या आ गई, x² - y² इज इक्वल टू 1 विच इज़ अ सर्कल। ओके, चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही शी फायर सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 इज मोर देन 0.99। ठीक है, एक शूटर है जो टारगेट को हिट करता है 3/4। ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, उसको कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स उस टारगेट को हिट करना पड़ेगा जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम जो है वो उसको हिट कर पाए, इज़ मोर देन, और क्या है ये 0.99 मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, इसका मतलब है p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कम से कम एक बार उसने टारगेट को हिट किया है। ठीक है, और जो कि मोर देन है क्या है, विच इज़ मोर देन क्या है, 0.99, ये हमारे पास है। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 3 अप टू सोन, कहाँ तक चलेगा ये हमें पता नहीं क्योंकि इसने बताया नहीं। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 1 - p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की मतलब टारगेट हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा कि जितनी बार उसने टारगेट हिट किया है और ग्रेटर देन क्या है 0.99। अब यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 1 - 0.99 ग्रेटर देन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक में से मैं ये क्या घटाऊंगी 0.99, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया हमारे पास 1, और यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी को हिट करेंगे तो 0.01 विच इज़ ग्रेटर देन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है NCR p की पावर r q की पावर n - r, और ये x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। r यहाँ पे है 0, n हमें पता नहीं है, और p यहाँ पे है 3/4, उसने टारगेट को हिट किया तो 3/4 की पावर 0, और क्या क्या हो जाएगा 1 - 1 - यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी n, और विच इज़ लेस देन क्या था 0.01, तो इसको मैंने लिख दिया 100। ठीक है, अब यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/4 की पावर n, और ये क्या आया
लेस देन 1/100। अब मैंने क्या करा इसको 4 की पावर n विच इज़ ग्रेटर देन 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए n की पॉसिबिलिटी हमने बताने की क्या हो सकती है, 4 की पावर n विच इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए n को मैं क्या पुट करूँ, n को जब मैंने 1 पुट करा तो क्या ये पॉसिबल है, 4 इज़ ग्रेटर देन 100, नहीं पॉसिबल, तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। n इज इक्वल टू 2, 4 चौके 16 विच इज़ ग्रेटर देन 100, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू जब मैं 3 रखूँगी, 4 चौके 16, चौके 64, ये भी नहीं होगा। 4 रखी तो 4 की पावर 4 विच इज़ ग्रेटर देन 100 कितना हो जाएगा, 128 विच इज़ ग्रेटर देन 100। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी यहाँ से, n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से n की वैल्यू मतलब 4 या 4 से ज़्यादा बार उसका जो हिट है, टारगेट, वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 4th टाइम पे। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/1 फैक्टोरियल प्लस 4/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल प्लस 10/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे हम ना e की पावर x की एक्सपेंशन यूज़ करके मतलब इसको बनाएंगे। 1 प्लस एक्स 2/2 फैक्टोरियल प्लस x 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास e की पावर x की एक्सपेंशन होती है। अब इसको देखो, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 - 2/1 फैक्टोरियल प्लस में 6 - 2/2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। 6 में से 2 गए 4, फिर प्लस में 9 - 2/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, इसको इसके नीचे, यानी कि 3/1 फैक्टोरियल प्लस 6/2 फैक्टोरियल प्लस 9/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2/1 फैक्टोरियल प्लस में 2/2 फैक्टोरियल प्लस में 2/3 फैक्टोरियल। इस टाइप से हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 2/2 फैक्टोरियल प्लस में 3/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये बचेगा। और उधर से हमारे पास बचेगा माइनस का साइन, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस में 1/3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास बचेगा। अब e की पावर x की एक्सपेंशन जो थी उसमें था हमारे पास 1 प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल, ये था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, x इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या एक्सपेंशन बनेगी, और यहाँ पे देखिए 1 है, e की पावर x हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्सपेंशन बन जाएगी e की, और साथ में -1 और 2 हमारा बाहर है, तो ये तो हमारे पास आ गई ये। अब देखिए ये हमारे पास हो गई 2 × e - 1। अब बात करते हैं दूसरी जो स्टार्टिंग में, तो ये थी ना हमारे पास 3 × 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये हमारे पास थी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये तो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, ये था ना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 1, तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो जाएगा 1, लिख सकते हो 1/1 फैक्टोरियल। इसको यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में 3 × में, और ये किसकी एक्सपेंशन बन जाएगी, e की, तो हमारे पास क्या आ गया 2e - 1 था ना, और साथ में यहाँ बाहर माइनस भी था भाई, वो माइनस मत बोलो, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस में 3e हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा e प्लस में 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में कैसे क्या, इसको स्टेप वाइज करोगे ना तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, स्टेप टू स्टेप जैसे मैंने करवाया है वैसे लिखते रहोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो बार बार रिमूव करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए एक आधा स्टेप अगर छूट भी जाए तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं ना वैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेगी, बस यहाँ पे -dx/dy आ जाता है और ये हो जाएगा x - x1। अब हमें dy/dx निकाल के मतलब उसका रेसिप्रोकल करना है विद नेगेटिव साइन, तो dx अपॉन यहाँ पे 2t आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में dy करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू है 1, तो इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन यानी कि -1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y - y1 इज इक्वल टू में -1 x - x1। अब हमें निकालना है y1 और x1। अब ये हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू, t की वैल्यू 1 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे पुट कर दो y - में 2
-1 और x -1। तो यानी कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी y + x -3 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे समझ में कैसे करनी थी, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए, बी और सी, उसके 2 वर्टिसेस गिवन है 5, -1 और सी -2, 3। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट 0, 0। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एल्टीट्यूड्स टकराते हैं। तो ये एक एल्टीट्यूड हमारा हो गया, यहाँ पे एल्टीट्यूड टकराते हैं तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है और ये है 0, 0। ठीक है, देन द थर्ड वर्टेक्स, यानी कि हमें ए, बी, यानी कि ए थर्ड वर्टेक्स हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो थर्ड वर्टेक्स देखो हम कैसे बताएंगे। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए, ए डी की इक्वेशन पता चल जाए तो हम वहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। तो देखो ए डी की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, y - y1 = dy/dx और x - x1। लाइन की इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं, y1 और x1 कितना है, 0, 0। तो y - 0 dy/dx और x माइनस में 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y = dy/dx और x। अब हमें निकालना है dy/dx। अब dy/dx हमारे पास क्या निकलेगा, b और c के जो पॉइंट है यहाँ से हम क्या निकालेंगे, b और c का जो ये डी पॉइंट है तो बी और सी का स्लोप निकालेंगे। जो बी और सी का स्लोप होगा उसका जो रेसिप्रोकल बनेगा वही ए डी का यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। तो बी और सी का y2 - y1 x2 - x1 ऐसे ही करते हैं। तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 ये आ जाएगा। तो 3 और 1 4 माइनस का 7। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना ना, 4/-7 और एक माइनस उसका अपोजिट ए डी है ना, तो उसका क्या बन जाएगी, तो उसकी स्लोप हो गई, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगी 7/4 xy। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y = में 7x। ठीक है, अब हमारे पास कुछ दो मतलब ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन मान लो मैंने एक रख दिया -4 और 7, एक मैंने यहाँ पे रख दिया -4 और -7। तो ये हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे ये क्वेश्चन। 4y = 7x, y और x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -28 = -28। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं होगा, तो ये ऑप्शन से हम ऐसे डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये सारे। ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है ताकि अगर मैं ऑप्शन लिख दूंगी तो आपको पता है कि इस टाइप से आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने ऑप्शन जानबूझ के यहाँ पे नहीं दिए हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है b² = e² a²। यही क्या होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, b² = a², 1 - e² हमारे पास होता है। तो यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, 1 - e², b² कितना है 16। घबराना नहीं है, ये इक्वेशन देख के, ये जनरल इक्वेशन है ना, इसको सोल्व करना है बस। यहाँ से a² और b² की वैल्यू आपको निकालनी है, वो हमें पता है 16/25 = 1 - e² हमारे पास है। तो यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5 और यही हमें यहाँ पे निकालना था। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या होती है, NCR, जनरल फॉर्मूला a की पावर n - r b की पावर r। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे, NCR a की पावर a, 2 की पावर n - r, x की पावर यहाँ पे r, नीचे मैंने लिख दिया 3 की पावर r, लिख सकती हूँ ऐसे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की पावर 7 और कोफिशिएंट और x की पावर 8 का कोफिशिएंट दोनों बराबर हैं, तो ये हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिए आप, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या बनेगा, ये x की पावर r का कोफिशिएंट NCR 2 की पावर n - r अपॉन में 3 की पावर r, ये x की पावर x का कोफिशिएंट है। ठीक है, और यही हमें x की पावर 7 और 8 का निकालना है। तो r की जगह 7 रख दो, एक बार 8 रख दो और दोनों को बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो यानी कि हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा NC7 2 की पावर n - 7 अपॉन 3 की पावर 7 = NC8 2 की पावर n - 8 अपॉन में 3 की पावर 8। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से
ये 3 की पावर 7 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मैंने इसको ऐसे लिखा NC8 अपॉन NC7 7, और ये हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 जब मैं इसको सोल्व कर लूँगी। अब एक रिजल्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, NCR अपॉन NCR-1, इसका जो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे वो ये रहेगा N-R+1 अपॉन में जो ये ऊपर है R। ठीक है, अब यहाँ पे R+1 यानी कि इसका माइनस करा है हमने, N-R+1, तो यानी कि 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा N-7 अपॉन में R, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे कितना है 6 है। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 8 बची हुई थी ना, NC8 और ये अपॉन में NC7, तो ये हो जाएगा N-7 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 6। तो N-7 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 6 8 48, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 48 + 7 यानी कि 55। ये हमारा आंसर आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्क्रेंट, ये दोनों लाइन, तीनों लाइन आपस में कॉन्क्रेंट हैं, विल बी कॉन्क्रेंट एट ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2x + y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, और गिवन यहाँ पे पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, डोमेन ऑफ f(x), हमारे पास इसकी डोमेन हमें निकालनी है। एक क्वेश्चन पक्का डोमेन से जरूर पूछेंगे। तो देखिए, अब ये माइनस हो चाहे प्लस हो, तो डोमेन हमारे पास आती है इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों की हम अलग अलग निकालते हैं इंटरसेक्शन, फिर लास्ट में इंटरसेक्शन लेते हैं, जो कॉमन आएगी वो इसकी डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ से √2 - x ये ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, > 0। ठीक है, न्यूमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है और इक्वल टू 0, तो ये > -2 x विच इज <= 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ये क्या है, √9 - x², ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, > 0। पॉजिटिव इक्वल टू 0 पे ये डिनोमीटर डिफाइन नहीं होगा, तो 9 - x² > 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -x² -9, तो x² <= 9। अब यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा। अब ये सीधा नहीं काटेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये मोड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मोड x <= 3, तो यानी कि -3 <= x <= 3। अब ये आ गई हमारे पास, यानी कि एक आई है x <= 2, एक आई है -3 <= x <= 3, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारे पास है -3, ये 2 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है 3। तो 2 से क्या बोला है इसने, 2 से छोटी यानी कि पीछे की तरफ, और -3 और 3 के बीच ये वाली। तो कॉमन पोर्शन क्या आया, -3 से ओपन इंटरवल, और 2 हमारे पास क्या है क्लोज। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(r to r such that f(1) is 2 and f(1) is 6 then limit x approaches to 0, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब जब मैं इस पे यहाँ पे सीधा x को 0 पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा f(1) अपॉन में f(1), और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/0, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके 1 की पावर इन्फिनिटी, तो यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ना, तो 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया ताकि मैं इसको आसानी से सोल्व कर पाऊँ, और पावर है 1/x हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या करा, फॉर्मूला होता है e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा f(1 + x) अपॉन में f(1) और माइनस का 1, क्योंकि ये तो एक पूरा बन जाएगा, माइनस का 1 अलग है, और ये हो जाएगा हमारे पास इसकी पावर इनटू में 1/x आ जाएगी मल्टीप्लाई में। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, रिजल्ट हमने क्या यूज़ करा है। रिजल्ट हमारे पास होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + λx हमारे पास है, और उसकी पावर 1/x है, तो ये होता है e की पावर लैम्डा। तो यहीं पे यही रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, f(1 + x) अपॉन में f(1) माइनस में 1 इंटू में 1/x। अब ये बन जाएगी हमारे पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0। अब इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(1 + x), नीचे आ जाएगा f(1), और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो f(1 + x) 0 पुट करेंगे, तो f(1) हमारे पास कितना है, यहाँ से f(1) की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास है f(1 + x) है ना, तो f(1) की वैल्यू हमारे पास 6, और नीचे हमारे पास क्या है f(1),
अच्छा f(1) ये तो कांस्टेंट है, इनटू में x था ना, तो ये हो जाएगा f(1), 1 की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, तो यानी कि e की पावर 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ कोड्स ऑफ द हाइपरबोला, कोड सब में होती है, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल, सब में, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि हाइपरबोला में कोड्स कहाँ से आ गई, तो हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, आर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के, एक मिनट, तो इस लाइन के क्या है हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड विल बी, तो मतलब जो मिड पॉइंट्स, देखो ये हमारे पास है पैराबोला, ठीक है, ये हमारे पास है पैराबोला, और ये हमारे पास क्या बन गई उसकी कोर्स, ये हमने हाइपरबोला उसकी कोर्स बना ली, उसके जो मिड पॉइंट है ना, कोर्स के जो मिड पॉइंट है, और लोकस क्या हो गया, उन मिड पॉइंट को हमने जोड़ दिया, कलेक्ट कर दिया, तो उनसे उन कोर्स के लोकस से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, तो ये हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब मान लिया मिड पॉइंट्स को मैंने डिनोट कर लिया यहाँ पे x, y से, x1, y1 से हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर इस टाइप से हमारे पास कोर्स आ जाती हैं, और तो हम ये यूज़ करते हैं t=s1, ठीक है, t=s1। अब t यहाँ पे क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशंस होती हैं, और वो हमें पता है क्या होती है, 3x x1 माइनस में 2y y1 प्लस में 2 इंटू ये 4 का हाफ हो जाएगा x प्लस में x1 हो जाएगा, 6 का हाफ 3y प्लस में y1, मतलब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू में s1 क्या हो जाएगा 3x1², वो पॉइंट्स जो हमने x1 y1 माने थे ना वो रख देंगे यहाँ पे, प्लस माइनस में 2y1 का स्क्वायर प्लस में 4x1 का माइनस में 6y1, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, यहाँ पे x1 y1 हमने रखना है इक्वल टू इसमें, ठीक है, S1 में, तो t=s1 हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब लोकस ऑफ पॉइंट है, जो लोकस के पॉइंट्स थे वो तो हमने, देखो मिड पॉइंट्स तो हमने डिनोट करे थे x1 और y1 से, अब जो लोकस के पॉइंट है उसको मैंने डिनोट कर दिया h, k से। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ हमारे पास x1 है ना वहाँ पे h पुट कर देंगे, जहाँ y1 है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखेगी हमें, 3xh माइनस में 2y प्लस में 2h प्लस x माइनस 3y प्लस k, और इज इक्वल टू में हमारे पास है 3h² माइनस 2k² प्लस में 4h और यहाँ पे माइनस में 6k, ये हमारे पास दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको x और y को कलेक्ट कर लो, यहाँ से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो h और k की बचेंगे वो कोफिशिएंट हमारा बच जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी, तो हमें सिर्फ x और y कलेक्ट करना, 3h प्लस 2x और माइनस में 2k प्लस 3y, आगे की टर्म लिखने की जरूरत है ही नहीं, इक्वल टू में 0 कर दो, उधर ले आओ सारी, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, प्लस में कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हमें स्लोप चाहिए, स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला -a/b, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे ये है हमारे पास, और लाइन क्या है हमारे पास, किसके पैरेलल है, y= 2x। जब पैरेलल होते हैं तो आपको पता है m1 = m2, स्लोप दोनों क्या होती हैं बराबर, परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है -1, तो पैरेलल है इस लाइन के, तो एक लाइन हमने निकाल ली m1 और एक इसकी स्लोप हम निकाल देंगे y= mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, तो 2 बराबर है हमारे पास 3h प्लस में 2 अपॉन में 2k प्लस 3। जब मैं इसको सोल्व कर दूंगी, सोल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 3h माइनस 4k और माइनस में 4 इक्वल टू 0। ऑप्शन में हमें h और k की जगह क्या मिलेंगे, x और y, तो 3x माइनस में 4y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना, इंपॉर्टेंट भी था ये क्वेश्चन, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये 2020 में हमसे पूछा हुआ है, 2020 आई थिंक 2020 में, हाँ 2020 में हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, y= vx हम पुट करेंगे, ठीक है। थ्रू आउट पावर सेम है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी टोटल 2 पावर है और यहाँ पे भी 2 पावर है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़, मतलब ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं y= vx, ठीक है। यहाँ से फिर इसको सोल्व करके हम आंसर निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करके देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to ∞। ये इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो ये आप समझ जाना ये गामा फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास है। और गामा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, गामा ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है e की पावर -t और t की पावर z-1 और ये होता है हमारे पास dt। इस टाइप से हमारे पास होता है गामा, जो t की पावर में होता है ना z-1, तो ये गामा z हमारा ये फंक्शन इस टाइप से होता है। तो इसको हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पुट कर लिया x की पावर क्यूब को, x³ इज इक्वल टू टी पुट कर लिया, जो e की पावर में है ना उसको। लिमिट तो सेम ही रहेगी 0 से इन्फिनिटी, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0 की पावर इन्फिनिटी e की पावर -1/2 e की पावर -t dt, बाहर आ जाएगा 1/3। अब ये है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, गामा की फॉर्म में इसको लिखा 1/2 -1, यहाँ पे ये हो गया हमारा z, तो इसका मतलब e की पावर -t 0 से इन्फिनिटी 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 गामा ऑफ 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √π, तो √π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से π/2 मोड ऑफ साइन। देखो अब ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है हमारे पास पाई, और ये हमारे पास क्या होता है, ये 0 π/2 पाई, और ये हमारे पास होता है पाई, एक मिनट, ये 270 डिग्री होता है। ठीक है, इसको देख लेना कन्वर्ट करके क्या बनेगा, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया है। तो ये हो गया ये 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें क्या चाहिए, सिर्फ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमें ये चाहिए 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है ये 0 से π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इस मोड का तो काम खत्म ही आएगी पॉजिटिव वैल्यू। अब बात आ गई इसके एंगल की, अगर ये हमारे पास होता ना कि मोड ऑफ साइन x 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन करो तो हम सीधा कर देते 0 से π/2, मोड हटा के साइन x लिख देते, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब एंगल देखो, एंगल हमारे पास है x - π/4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है x - π/4, π/4 कितना होता है 180/4, तो ये हो गया 4, ये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 45 डिग्री हमारा हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में गया है, ये हमारे पास गया 0, ये 90 और ये 180, तो 45 डिग्री है ना हमारा π/4। तो अब देखिए 45, ऐसे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आप देखिए x माइनस ये है π/4, अगर यहाँ पे x की वैल्यू छोटी हुई, ठीक है, π/4 से हमारे पास छोटी हुई, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। साइन नेगेटिव कितना होता है, माइनस में साइन होता है, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू हमारे पास <= π/4 हुई तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू π/4 से बड़ी हुई तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन पॉजिटिव। तो इसको मैं ब्रेक करूँगी, 0 से π/4 पे ये वैल्यू रहेगी हमारी नेगेटिव, क्योंकि अगर x हमारे पास π/4 से छोटा हो गया तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, और साइन -θ साइन थीटा हमारे पास होता है। फिर ये आ जाएगा प्लस 0 से, ये हो जाएगा π/4 से π/2, और ये हो जाएगा साइन x - π/4। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस x - π/4, 0 से π/4 लिमिट लगा दो और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे, आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस, इसको मैं क्या करूँगी, इसके अपोन में ले आऊँ, सीधा इंटीग्रेशन है, इजी क्वेश्चन है, तो ये 1 + 1/x हो जाएगा हमारे पास, और ये है x प्लस में log x का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब देखो जब मैं इसको t पुट करूँगी तो हो जाएगा 1 + 1/x हो जाएगा ना इसको, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t² dt, तो ये हो जाएगा t³ और प्लस में c, और t हमारे पास क्या है x प्लस में log x, और इसका क्या है क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20, राइट सर्कुलर कोन की हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, क्ले से बनाया गया है। ए चाइल्ड इज रीशेप, तो एक बच्चा उसको क्या कर देता है, रीशेप कर देता है और वो स्फीयर की फॉर्म दे देता है, तो हमें स्फीयर की रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कोन है हमारे पास, ठीक है, कोन की वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 1/3 πr² h, और कोन की हाइट भी हमारे पास कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितनी गिवन है 6², यहाँ से 1/3 और पाई, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, और उसको स्फीयर की शेप दे देता है, स्फीयर में रेडियस तो सेम ही रहेगी हमारे पास,
तो यहाँ से नहीं, रेडियस सेम नहीं रहेगी, रेडियस तो हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पे 3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमें निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और इज इक्वल टू 4 आर क्यूब। तो 4 इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 6 का क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गए ना। तो इधर बचा हमारे पास आर क्यूब बराबर है 6 क्यूब। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, सेम नहीं होगी क्योंकि कोन की कितनी थी हमारे पास, रेडियस 6 थी और हाइट कितनी थी 24। तो सफ़ीर के हमें पता करने की कितनी रेडियस का वो सफ़ीर बना है। तो सफ़ीर का वो तो इत्तेफाक से रेडियस भी हमारे पास सेम ही आ गई स्फीयर की। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम निकालनी थी। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कोस, ये इजी क्वेश्चन है। देखो ई की पावर अयोटा एक्स, अयोटा थीटा या अयोटा एक्स क्या होता है, कोस एक्स प्लस में अयोटा साइन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है और कुछ क्या है, इसको हम ऐसा ही बनाएंगे। 1 हम एडजस्ट कर देंगे। फॉर्मूला 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 होता है। थीटा यहाँ पे पाई बाय 8 है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेंगे 2 कोस स्क्वेयर पाई बाय 16 प्लस में आयोटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही होता है थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 अपोन में 2 कोस स्क्वेयर पाई बाय 16 माइनस 2 आयोटा साइन, सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इसकी पावर है 8। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे थ्रू आउट और कोस स्क्वेयर यहाँ पे भी है, कोस यहाँ पे भी, मतलब कोस पाई बाय 16 भी ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कोस पाई बाय 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 16 अपोन में कोस पाई बाय 16 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 16 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 8, ये बचेगी। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा e की पावर अयोटा पाई बाय 16 और नीचे e की पावर माइनस अयोटा पाई बाय 16 और इसकी पावर कितनी है 8। अब ये माइनस है, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर अयोटा पाई बाय 8 हो जाएगा और इसकी पावर है 8। तो डी मोरेरा थ्योरम से ये इसके एंगल में आ जाएगा। यहाँ तो e की पावर अयोटा 8 पाई बाय 8, 8 से 8 कैंसिल, तो e की पावर अयोटा पाई और ये हमारे पास क्या होता है कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई। तो साइन पाई 0, कोस पाई की वैल्यू -1, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसमें है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। तो आप यहाँ से सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो आप मेरे को बताओगे कि क्या आया है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।